बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल जो बच्चे हैं वो तो जो स्मार्ट सिलेबस है उसके हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। वैसे ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम के 4 लॉज या 4 कवानीन लॉगरिथम के मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं ये 4 लॉज एक्सप्लेन कर लेता हूं, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ही मुख्तसर, आपको बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता। इसमें पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हो जो कि प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हो, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और उनका आप लॉग ले रहे हो, तो आप उन दोनों वैल्यूज का अलग अलग लॉग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये दो वैल्यूज है एक्स और वाई, ठीक है, और इनका हम लॉग ले रहे हैं, तो इन दोनों को हम लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में इस तरह दो वैल्यूज आ सकती हैं, सेम बेस वाली वैल्यूज का अगर आप लॉग ले रहे हो और दोनों दरमियान में प्लस आ रहा हो, तो वापस उनको हम प्रोडक्ट की सूरत में या जरब की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट लॉ हो गया। इसी तरह उसके बाद क्वोशंट लॉ है कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो और उनका आप लॉग ले रहे हो, तो आप उन दोनों वैल्यूज को अलग माइनस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो वैल्यूज है एक्स वाई, इनका हम लॉग ले रहे हैं, तो इनको हम लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई करके लिख सकते हैं। और इसके ऑपोजिट सिचुएशन भी आ सकती है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज हैं जो कि माइनस हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम होना लाजमी है। ऊपर यहाँ पर भी बेस का सेम होना लाजमी है और नीचे भी इस लॉ में भी बेस का सेम होना लाजमी है। तो अगर सेम बेस की दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो, तो उनको हम इस तरह डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसको क्वोशंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 है पावर लॉ, कि अगर आपके पास लॉगरिथम की एक्सप्रेशन इस तरह पावर की सूरत में या एक्सपोनेंट की सूरत में आ रही हो, जैसे यहाँ पर ये इसकी पावर n आ रही है, ठीक है, तो हम ये जो पावर या एक्सपोनेंट है इसको लॉगरिथम के शुरू में ले आया करेंगे जब हमें इस तरह एक्सप्रेशन सॉल्व करने को कहा जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर है इसको हम इस लॉग के शुरू में ले आया करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पावर लॉ। अब उसके बाद नंबर 4 है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब इस लॉ के जो है एक दो क्वेश्चन ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके मुताबिक अगर आप दो वैल्यूज का लॉग ले रहे हो, दोनों डिवीजन की सूरत में आ रही हो, ठीक है, और उनकी बेस सेम हो, जैसे यहां पर ये देखें लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ बी है और दोनों की बेस ए है, ठीक है। तो सेम बेस वाली वैल्यूज अगर आपस में डिवाइड हो रही हो, तो उनको अगर आपने सिंप्लीफाई करना हो, तो आप क्या करते हैं, ये जो सेम बेस आ रही होती है, जैसे ये ऊपर भी ए आ रहा है नीचे भी ए आ रहा है, ठीक है, तो हम जो मुश्तरिका या सेम चीज होती है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है लॉग एक्स, उसको हम यहां पर लिख लेंगे, और ये जो नीचे जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं इसको हम बेस बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो सेम वैल्यू आ रही थी, मुश्तरिका वैल्यू आ रही थी, यानी कि बेस ए, इसको हमने हटा दिया। हमने जो मुश्तरिका चीज आ रही है दोनों टर्म में उसको हमने हटा दिया, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को लिख के नीचे जिस वैल्यू का आप लॉग ले रहे हैं उसको हम बेस बना देंगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। बहरहाल ये 4 लॉज हैं लॉगरिथम के, ये आपने याद रखने, ठीक है। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जिस जगह पे जो लॉ जो कानून अप्लाई होगा उसको मैं बार बार सामने लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि आप उसको देख के आपको जो लॉज है वो समझ भी आए और आप उनको याद भी कर सकें। आपको ये लॉज लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में आपको ये थोड़ा याद रखने हैं इनको समझ के, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, के कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने हल करना है, ठीक है, और हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो पार्ट 1 इसमें हमें उन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अभी आपको मैंने जो 4 लॉज या 4 कवानीन बताए लॉगरिथम के, उसमें हमने एक लॉ ये वाला पढ़ा था। अब ये लॉज आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं बार बार सामने से लेके आऊंगा ताकि एक तो आपको समझने में आसानी हो, दूसरा आप इनको देख देख के याद हो जाए आपको, ठीक है। अब ये जो है क्वोशंट लॉ कहलाता है। इसके मुताबिक देखें, अगर आप दो वैल्यूज का लॉग ले रहे हो और दोनों की बेस सेम हो और उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा हो, तो हम उनको इस तरह डिवीजन की सूरत में या तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज हैं, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 2 है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो हम ये दोनों वैल्यूज को इस तरह डिवीजन की सूरत में या तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखे इस तरह लिख दिया, ये 18/9 लिख दिया। अब ये 9 18 पे डिवाइड हो सकता है, तो उसको डिवाइड कर दें, ये 9 1 द 9 और 9 2 द 18 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू पीछे क्या रह जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगा लॉग की बेस 2 लिख लेंगे हम और साथ में ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब देखें यहाँ पर लॉग की बेस भी सेम है
और जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो वैल्यू भी सेम है, दोनों 2 है। तो आपने ये रूल याद रखना है कि जब बेस भी सेम हो और जो यहाँ पर वैल्यू आ रही वो भी सेम हो, दोनों एक जैसी हो, तो इसके जब लॉग लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया पार्ट 1 का। अच्छा जी, पार्ट 2 इसमें हमें इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ये जो 64 आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप 64 के फैक्टर्स मालूम करना चाहेंगे ना, आप 64 पे 2 को डिवाइड करते जाएंगे तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये 2 यहां पर आ रहा है 6 टाइम। ठीक है, तो 64 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखना चाहें तो 2 रेज़ टू पावर 6 करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखें अगेन सेम, जिस तरह आपको पार्ट 1 में बताया कि हम जिस नंबर का लॉग रह रहे हैं वो भी सेम है और इसकी बेस भी सेम है, दोनों 2 है। तो इस केस में आपके पास लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने 1 पुट कर दिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, ये जो पहली वाली टर्म में, इसमें ये जो पावर है इसको हम इस लॉ के शुरू में ले जाते हैं। आपको मैंने ये वाला लॉ बताया था शुरू में। ठीक है, पावर लॉ कि अगर आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ की वैल्यू आ रही हो तो इसके जो एक्सपोनेंट या पावर है इसको आप शुरू में ले जाते हैं। तो हम इस 6 को भी यहां पर इस लॉग के शुरू में ले जाएंगे। देखिए 6 को मैं यहाँ शुरू में ले आया हूं और log of 2 to the base 2 ये मैंने लिख दिया और प्लस ये वाला 1 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगेन जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं 2 और इसकी बेस दोनों सेम है। ठीक है, दोनों 2 तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया और प्लस ये वाला 1 मैंने पुट कर दिया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 आ गया, दोनों को जमा करें तो 7 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि जो 8 और 18 आ रहा है इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इन दोनों के फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, 8 के अगर आप फैक्टर मालूम करेंगे ये आपके पास 8 के फैक्टर आ जाएंगे। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये 3 टाइम हमारे पास 2 यहां पर आ जाएगा। इसी तरह अगर 18 के फैक्टर मालूम करेंगे तो 18 को देखें पहले 2 से डिवाइड करें 9 आ जाता है, 9 को फिर 3 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा और ये 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 18 के फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये फैक्टर्स को देखते हुए 8 और 18 को पावर की सूरत में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर 8 के लिए हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 8 को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह 18 के देखें ये फैक्टर आ रहे हैं तो मैंने ये वाला 2 लिखा और इनटू ये 3 2 बार आ रहा है तो मैंने 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने 8 और 18 दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें यहां पर ये वाली जो टर्म है इसमें हमारे पास लॉग की ये पावर आ रही है, या आप कह सकते हैं कि ये जो लॉग वाली टर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है, पावर की सूरत में आ रही है। तो आपको मैंने ये वाला लॉ बताया था अभी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कि अगर आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ की वैल्यू आ रही हो तो आप जो एक्सपोनेंट या पावर है इसको आप इस लॉ के शुरू में ले आते हैं। तो उसका मतलब है इस 3 को हम इस लॉ के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखें ये वाला जो 3 है इसको मैं यहाँ शुरू में ले आया हूं और इनटू मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया, ये मैंने जो पावर लॉ है उसको यूज किया। ठीक है, अब ये लॉज आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए इनको सामने लेके आता होता हूँ। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये 2 वैल्यूज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम ये प्रोडक्ट लॉ जो आपको मैंने बताया था कि अगर 2 वैल्यूज आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही हो या प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हो तो उनको हम अलग अलग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो 2 वैल्यूज हैं 2 और 3 रेज़ टू पावर 2 इन दोनों को भी हम देखें प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया, और यहां पर अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट किया, उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट कर दी और फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसमें ये देखिए अगेन इसकी पावर या एक्सपोनेंट की सूरत में हमारे पास आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट है या पावर है 2 इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आते हैं। अगेन मैंने पावर लॉ को यूज किया। ठीक है, तो अब देखें ये 2 एक जैसी टर्म है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनको आपस में आप कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास ये -2 log of 3 to the base 3 ये वाली वैल्यू रह जाती है। तो यहाँ पर अगेन देखें हमारे पास ये हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और जो इसकी बेस है दोनों सेम है। ठीक है, दोनों 3 है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू इक्वल होगी 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब -2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टेप में ये जो 25 आ रहा है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये 25 को मैंने 5 रेस टू पावर 2 करके लिख दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 25 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें जो दूसरी वाली टर्म है, इसमें लॉग की वैल्यू यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है, पावर की सूरत में आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये जो पावर लॉ पढ़ा था, इस लॉ को यूज करते हुए इसकी जो पावर है इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, ये 2 को मैं यहाँ पर शुरू में ले आया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, ये 2 जो है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को मैंने मुश्तरिका ले लिया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखें 2 लॉग की वैल्यूज हैं जिनकी बेस सेम है और जो आपस में प्लस हो रही हैं। तो आपको मैंने ये वाला लॉ बताया था थ्योरी के टाइम कि अगर 2 सेम बेस वाली वैल्यू आपस में प्लस हो रही हो तो उनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लॉ को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं ये 2 और 5 दोनों को मैंने आपस में प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब आप ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखें, हम जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो भी 10 है और इसकी बेस भी 10 है, तो जब जो वैल्यू है वो भी सेम हो और उसकी बेस भी सेम हो तो फिर उसके अगर आप लॉग की वैल्यू लेते हैं तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर लिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 5 है, इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में हम ये जो 64 और 25 आ रहा है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिख लेते हैं। तो देखिए 64 के पीछे जब मैंने फैक्टर मालूम किए थे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 रेज़ टू पावर 6 की सूरत में लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने 64 को 2 के फैक्टर से डिवाइड करता गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 6 करके लिख दिया था। यहाँ पर मैंने 2 से इसलिए इसको डिवाइड किया था कि हमारे पास जो लॉग की बेस थी ये भी 2 थी। ठीक है, अब नीचे अगर आ जाए, यहाँ पर जो इन्होंने हमें देखे बेस दी है 4, तो अब मैं 64 को डिवाइड करता हूं अगर 4 से। ठीक है, तो ये 4 इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम। इसके फैक्टर अगर आप 4 से बनाना चाहें तो 3 बार हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 को मैं 4 रेज़ टू पावर 3 करके लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 से इसलिए डिवाइड किया है कि यहाँ पर ये लॉग की जो बेस है ये 4 आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 64 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसकी बेस मैंने 4 रखी है। ठीक हो गया, और ये 25 को जो है मैंने 5 रेज़ टू पावर 2 की सूरत में लिख दिया, इसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो 2 टर्म आ रही है, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लॉग की वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में। ठीक है, तो हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू है इसको हम लॉ के शुरू में ले जाएंगे, यानी कि इस 3 को आप इस लॉ के शुरू में ले आए। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो 3 था इसको मैं शुरू में ले आया हूं, बाकी ये जितनी वैल्यू थी सारी मैंने यहां पर लिख दी। ठीक हो गया, इसी तरह यहां पर अगर आप आ जाएं तो ये जो इसकी पावर आ रही है 2, ठीक है, इसको भी मैं इस लॉ के शुरू में लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये वाला 2 मैंने लिखा और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो पीछे ये log ऑफ 4 टू द बेस 4 ये मेरे पास रह गया, और यहाँ पर ये 2 आपस में मल्टीप्लाई कर 4 हो जाएगा और इनटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो दोनों टर्म आ रही हैं, दोनों में जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो भी सेम है और उसकी बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पर 4 बेस है और 4 हमारे पास नंबर है या वैल्यू है, तो इसका सोल्यूशन हमेशा हमारे पास 1 आता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह 1 पुट कर लिया। इसी तरह ये मैंने 4 लिखा और यहाँ पर भी बेस सेम है और वैल्यू सेम है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर लिया। अब ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 और 4 आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, बहुत ही आसान सा पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों की बेस सेम है और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने ये जो प्रोडक्ट लॉ है इस थ्योरी के शुरू में बताया था कि अगर 2 सेम बेस वाली लॉ की वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो तो उनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या डिवीजन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें ये 2 वैल्यूज हैं, दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम ये प्रोडक्ट लॉ यूज कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि ये आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये जो लॉज है, जो भी लॉगरिथम के कानून आपको मैंने शुरू में बताया। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए सामने लाता होता हूँ। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेंगे। तो अब इन दोनों टर्म को हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया log ऑफ 3 और ये 2 और 0.25 को मैंने प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया। ठीक है, अब 12 और 0.25 को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखें ये जो टर्म बनी है इसमें हमारे पास जिस नंबर का या जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं वो भी सेम है और उसकी बेस भी सेम है, ठीक है, दोनों 3 है, तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता होता है, तो इसकी जगह आप 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। यहाँ पर देखें हमें ये 2 लॉगरिथम की टर्म इन्होंने दी है, इनको हमने वापस सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन के ऑपोजिट हो गया। वहां पर हमें जो एक्सप्रेशन दी जा रही थी उसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको हम खोल रहे थे, यहाँ पर हम वापस जो है सिंगल टर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब देखें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाले जो लॉगरिथम के लॉज हमने शुरू में पढ़े थे ये वाले यूज करेंगे। अब ये लॉज आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं सामने इसलिए रखता होता हूं ताकि आप इनको देख देख के आपको एक तो ये लॉज की समझ आए और दूसरा आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो अब देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के ऑपोजिट है, ठीक है। वहां पर जब हमें इस तरह पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म मिल जाती थी तो उसके पावर को हम इस लॉ के शुरू में ले आते थे, ठीक है। यहां पर अब हम उसके उलट काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने वापस सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है, तो ये 1/2 जो कि लॉगरिथम की शुरू में आ रही है इसको हम यहां पर इसकी पावर बना लेते हैं, यानी कि जो पावर लॉ है इसका मैंने ऑपोजिट कर दिया, ठीक है। ये वाली टर्म मेरे पास लिखी थी, इस n को मैं शुरू में ले आया हूं, ठीक है। तो ये 1/2 को मैं शुरू में ले जाके इसको मैंने पावर की सूरत में लिख दिया। इसी तरह ये जो शुरू में 2 आ रहा है लॉगरिथम के, इसको भी मैंने पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। इन दोनों टर्म पे मैंने ये पावर लॉ को यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो 25 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये 3 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये पावर की पावर आ रही है, तो ये वाला 2 और ये जो 2 आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास log 5 रह जाएगा प्लस ये log 9 आ गया, ठीक है। अब ये दो सेम बेस वाली टर्म है log की और दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम इनको प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए जब दो सेम बेस वाली टर्म हो log की और उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा हो तो उनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या आपस में ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 और 9 को प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये log 45 हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर इन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दी है तो इसको हमने वापस सिंगल लॉग में लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, आप देखें ये दो सेम बेस वाली टर्म है उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो यहां पर हम ये जो कोशेंट लॉ हमने पढ़ा था इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो लॉग की वैल्यूज जिनकी बेस सेम और उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा हो तो उनको हम इस तरह डिवीजन की फॉर्म में या तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है हम ये 9 और 1/3 इनको हम डिवीजन की सूरत में लिख लेंगे। मैंने लिख दिया log 9 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है। अब ये 1/3 को आप इस फ्रैक्शन में ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप उलट देंगे, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू बन जाएगी 3/1। तो मैंने जो डिवाइडेड बाय 1 आ रहा था उसको नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया, ठीक है। अब 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा log 27, ठीक है। ये हमने देखें ये दो टर्म वाली एक्सप्रेशन थी, इसको हमने सिंगल लॉग वाली टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास पावर आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, ये पावर हम ये जो लॉग है इनके शुरू में ले आते हैं, ये पावर लॉग को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पावर 2 आ रही थी इसको मैं इस लॉग के शुरू में ले आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पावर 3 आ रही थी इस 5 की, इसको भी मैं इस लॉग के शुरू में ले आया हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये जो पावर लॉग है इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी तो इसमें ये 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और इनटू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये वाला जो पार्ट बन रहा है यहां पर अब हम चेंज ऑफ बेस लॉ यानी कि ये वाला लॉ आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था, इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लॉ लिखा, ठीक है। इसमें दो सेम बेस वाली टर्म आपस में डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। अब अगर ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम बन गई है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये दो डिफरेंट बेस वाली टर्म है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर भी देखें दो डिफरेंट बेस वाली टर्म है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, देखें इसमें जो आपके पास कॉमन चीज आ रही है उसको हमने ड्रॉप कर लेना है। कॉमन चीज क्या आ रही है, यहाँ पर ये बेस 5 आ रही है, ठीक है। और यहां पर हम 5 जो वैल्यू है इसका लॉग ले रहे हैं, तो ये 5 जो है दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, इसको आप ड्रॉप कर दें, इसको आप रिमूव कर दें, ठीक हो गया। और पीछे आप ये log b यानी कि जो पहली वाली टर्म है इसको लिखें और दूसरी वाली टर्म की जो बेस है इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। सेम यहां पर इस तरह के आप अगर इसको देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन चीज क्या आ रही थी, ये बेस b यहां पर आ रही है और यहां पर ये वैल्यू b आ रही है,
तो हमने b को यहां पर ड्रॉप कर दिया, रिमूव कर दिया, पीछे हमने log x लिखा और ये जो बेस a है इसको हमने इसका बेस बना दिया। ठीक है, तो सेम ये चीज हमने यहां पर अप्लाई की है। यहां पर ये चेंज ऑफ बेस लॉ जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा सा ये मुश्किल है लेकिन इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्टेप पे आप क्या करें, ये जो 2 आ रहा है इस लॉग के शुरू में, इसको आप इसकी पावर बना दे, x की पावर 2 मैंने लिख दिया। यहां पर मैंने ये पावर लॉ को यूज किया हुआ है। ठीक है, और साथ में मैंने ये वाली जो टर्म है इसको लिख दिया। अब ये दो सेम बेस वाली टर्म है, यहां पर भी देखिए बेस 3 है और यहां पर भी बेस 3 है। ठीक है, और दोनों आपस में प्लस हो, जब लॉग की सेम बेस वाली टर्म आपस में प्लस हो रही हो तो हम उनकी वैल्यूज को आपस में सिर्फ प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने x2 इंटू वाई लिख दिया, मैंने ये दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट की सूरत में या ज़रब की सूरत में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने चेंज करना है और उसको लेके आना है सिंगल लॉग वाली टर्म में। तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो 4 आ रहा है इस लॉग के शुरू में, इसको हम इसकी एक्सपोनेंट या पावर बना लेते हैं, ये पावर लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, ये 4 को मैं यहाँ पर इस x के पावर की सूरत में मैंने लिख दिया। ठीक है, और बाकी दोनों टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये पहली वाली दो टर्म अगर आप देखें तो दोनों में लॉग की बेस सेम है, दोनों में बेस 5 है। ठीक है, और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो हम ये कोशेंट लॉ जो हमने पढ़ा था इसके मुताबिक हम ये जो दो वैल्यूज है x4 और y, इनको हम डिवीजन की सूरत में या आपस में तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने ये कोशेंट लॉ अप्लाई करते हुए इन दोनों टर्म को सॉल्व कर लिया और साथ में ये वाली टर्म लिख दी। अब ये अगेन दो लॉग वाली टर्म आ रही है जिनकी बेस सेम है और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो अब हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए कि जब दो सेम बेस वाली लॉग की वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आ रहा हो तो उनको मिसर हम प्रोडक्ट की सूरत में या ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये x4 डिवाइडेड बाय y इनटू ये z मैंने इसको ज़रब की सूरत में या प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 6 है, इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आना है। तो उसके लिए पहले तो ये जो 2 और 3 और 4 ये जो टर्म के शुरू में वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए एक्सपोनेंट या पावर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 को यहां पर मैंने इसको मैंने पावर की सूरत में लिख दिया, इस 3 को मैंने पावर की सूरत में लिख दिया और इस 4 को भी मैंने पावर या एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दिया। ठीक है, इसके लिए कौन सा लॉ मैंने यूज किया, ये पावर लॉ को मैंने यूज किया। ठीक है, और उसके बाद देखें हमारे पास ये जो पहली वाली दो टर्म है, दोनों में जो लॉग है उसकी बेस सेम है, दोनों में नेचुरल लॉग है। जब भी नेचुरल लॉग के साथ बेस नहीं लिखी जाती तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इसकी बेस ई होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों लॉग की सेम बेस वाली टर्म है और उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है हम ये जो वैल्यूज है a2 और b3 इनको आपस में हम प्रोडक्ट की सूरत में या ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। सेम ये जो प्रोडक्ट लॉ है इसको मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, और अब देखें हमारे पास अब ये दो टर्म आ रही हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है और अगेन दोनों टर्म में लॉग की जो बेस है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉग की बेस नहीं लिखी हुई है और ये नेचुरल लॉग है, तो आपको मैंने थ्योरी के टाइम बताया था कि जब ln लिखते हैं तो ये नेचुरल लॉग होता है और इसके साथ अगर बेस मेंशन ना हो तो इसका मतलब है कि इसकी बेस ई होती है। ठीक है, तो दोनों लॉग की बेस ई है, सेम बेस है, तो इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यूज है a2 b3 और c4 इनको हम आपस में डिवीजन की सूरत में या तकसीम की सूरत में लिख सकते हैं, ये कोशेंट लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज को डिवीजन की सूरत में या तकसीम की सूरत में लिख दिया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर उन्होंने ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम के जो लॉज हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़े थे उन लॉज को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें जिस पार्ट में जो वाला लॉ यूज होगा उसको मैं सामने यहाँ पर ले आया करूंगा। अब ये आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये लॉज सामने रखूंगा ताकि आप इनको देख के आपको एक तो क्वेश्चन की समझ आए, दूसरा आपको ये लॉज देख देख के याद हो जाए। ये लॉज मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 इसमें हमें इन्होंने ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक से ज्यादा लॉग वाली टर्म दी गई थी, उनको हम सिंगल लॉग वाली टर्म में लेके आ रहे थे। यहां पर अब हमें एक लॉग वाली टर्म दी गई है, इसको अब हमने एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसको हमने एक से ज्यादा लॉग वाली टर्म में कन्वर्ट करना। तो अब पार्ट 1 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन है, एक स्टेप में इसका सोल्यूशन आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखें यहाँ पर हमारे पास ये लॉग की वैल्यू आ रही है एक फ्रैक्शन या कसर की। ठीक है, तो हमने ये लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लॉग की वैल्यू आ रही हो
तो हम फ्रैक्शन में जो दो वैल्यूज आ रही होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों को हम माइनस साइन के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये कोशेंट लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आ रही है 11 और 5, इनको हम अलग अलग लॉग की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने log 11 माइनस log 5 लिख दिया, बस ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कोशेंट लॉ को अप्लाई किया। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दी है log ऑफ अंडर रूट a6 टू द बेस 5, ये एक्सप्रेशन दी है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो अंडर रूट को जब आप खत्म करते हैं तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1/2 की इक्वल होती है। तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, 1/2, और अंडर रूट को मैंने, ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो टर्म आ रही है, इसमें ये log की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है। तो ये पावर का हमने लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में log की वैल्यू आ रही हो, तो हम ये जो पावर है इसको इस लॉ के शुरू में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसका मतलब है हम ये जो 1/2 पावर आ रही है इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। ये हमने इस टर्म को, ये जो पावर लॉ है इसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 8 और a6, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज कर सकते हैं कि ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या दो वैल्यू का आपस में प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर, तो हम इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये log ऑफ 8 लिख दिया और ये log ऑफ a6 लिख दिया, ठीक है। और ये 1/2 जाहिर है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज को कर दिया, ठीक है। अब ये जो 8 आ रहा है इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो 2⁻³ की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁻³ को सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 8 ही मिलेगा। या अगर आपको इस तरह नहीं पता चलता तो आप 8 के फैक्टर मालूम कर लें, 8 के फैक्टर मालूम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो आप 2⁻³ इसकी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर log की वैल्यूज आ रही हैं और अगेन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो हम ये जो पावर लॉ है इसको यूज करते हुए ये जो दोनों पावर की वैल्यूज आ रही है या एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही है, इनको हम इस log के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये जो 3 है, इस 3 को मैंने इस लॉ के शुरू में ले आया हूं, इस तरह ये जो 6 था, इस 6 को मैं इस लॉ के शुरू में ले आया, ठीक है। हमने पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट या पावर थी इनको हम इस लॉ के शुरू में ले आए, ठीक है। अब आपके पास देखें ये जो 1/2 आ रहा है इसको ये अंदर दोनों वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 इंटू ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और प्लस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/2 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर दें, ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3/1 या उसको आप सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी और ये वाली टर्म जो है मैंने एज इट इज लिख दी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 2 का। पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है या इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होंगे, ठीक है। ये लॉज मैं बार बार इसके सामने रखता होता हूं ताकि आप इनको देख के एक तो क्वेश्चन की समझ आपको आए, दूसरा आपको ये याद हो जाए, ठीक है। ये सारे लॉगरिथम के लॉज मैंने एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। तो अब देखें पहले स्टेप में हमारे पास ये लॉग की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डिवीजन की सूरत में आ रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये क्वोशिएंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर डिवीजन की सूरत में आपके पास वैल्यूज आ रही हो तो उनको आप इस तरह आपस में माइनस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज हैं, ऊपर है हमारे पास a2b, इसको मैंने लिख दिया, इसका मैंने लॉग ले लिया और फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके नीचे वाली वैल्यू जो है इसको मैंने लिख के इसका लॉग ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने क्वोशिएंट लॉ को यानी कि इस लॉ को अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इसमें हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही है a2 और b, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में या ज़रब की सूरत में आ रही है, ठीक है। और इनका हम लॉग ले रहे हैं। तो इस पे हम ये जो प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास लॉग की वैल्यूज तरह आ रही हो जिसमें दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या दो वैल्यू आपस में प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हो, तो उन दोनों वैल्यूज को हम इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो a2 और b है इसको मैंने अलग-अलग लिख दिया, मैंने log ऑफ a2 प्लस log ऑफ b लिख दिया और माइनस ये log ऑफ c कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आ रही है तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो पहली टर्म है इसमें देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो पावर है 2 इसको हम इस टर्म के शुरू में यानी कि लॉ के शुरू में ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस 2 को शुरू में ले आया हूं, उसके बाद मैंने log ऑफ a प्लस log ऑफ b माइनस log ऑफ c लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है।
पहले स्टेप में देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें ये एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही है, तो हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू है 1/9 इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो मैंने 1/9 इंटू ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वाली जो टर्म बन रही है यहाँ पर हम लॉग की वैल्यू ले रहे हैं एक कसर या फ्रैक्शन की। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब हम एक फ्रैक्शन या कसर की सूरत में हमारे पास लॉग की वैल्यू आ रही हो तो हम उस फ्रैक्शन में जो दोनों वैल्यूज होती है यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को हम माइनस की सूरत में लिख के उनका लॉग ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लॉग ऑफ एक्स वाई लिख दिया और फिर मैंने लॉग ऑफ जेड लिख दिया। यहाँ पर मैंने ये कोशेंट लॉ को यूज किया हुआ है। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह डिवीजन की सूरत में या कसर की सूरत में वैल्यूज आ रही हो जिनका आप लॉग ले रहे हो तो आप इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग लिख के इनका लॉग लेके दरमियान में माइनस का साइन पुट कर दें। ठीक है, तो ये मैंने कोशेंट लॉ को अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो पहली वाली टर्म आ रही है इसमें हम ये दो वैल्यूज का लॉग ले रहे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या आपस में प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। तो अब हम ये प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एक्स वाई को मैंने अलग-अलग लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई लिख दिया। ठीक है, और माइनस ये लॉग ऑफ जेड मैंने लिख दिया। ठीक है, और इन तीनों वैल्यूज के साथ ये 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पार्ट हमारा कौन सा था, पार्ट 4। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, अब पहले स्टेप में ये जो √3 हमारे पास आ रहा है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप रिमूव करेंगे तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, जब भी ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट के यहाँ पर जो अगर वैल्यू हो इसको इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी तो अगर आप ये अंडर रूट का सिंबल हटाएंगे तो आप 1/, यहाँ पर जो वैल्यू इंडेक्स की होती है वो लिख लेते होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो मैंने 1/3 लिख दिया। और अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो, जिस तरह के हमने देखे, मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ, हमने जब ये वाला पार्ट सॉल्व किया था यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो फिर जब हम ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट को रिमूव करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 हम पुट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने ये स्क्वायर रूट को रिमूव किया, मैंने 1/3 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये जो टर्म आ रही है इसमें ये लॉग की वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंट की सूरत में या पावर की सूरत में। तो अब हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो पावर है 1/3 इसको हम इस लॉ के शुरू में यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो मैं ये 1/3 को इस टर्म के शुरू में ले आया हूं। ठीक है, सेम ये वाला मैंने लॉ यूज किया। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 16 और x³ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इनका हम लॉग ले रहे हैं। तो जब आपके पास लॉग की टर्म इस तरह आ रही हो कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि आप ये प्रोडक्ट लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस एक्सरसाइज के शुरू में। ठीक है, तो ये मैंने लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ x3 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 16 है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में अगर लिखना चाहें तो इसको मैं 2⁴ करके लिख सकता हूं कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। 2⁴ का मतलब ये है कि 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस 16 मिलेगा। अगर आपको इस तरह पता नहीं चलता तो आप 16 के फैक्टर मालूम कर लें। ठीक है, 16 को आप ये 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास 16 के फैक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2⁴ लिख दिया। ठीक है, 16 की जगह। अब आपके पास ये टर्म बन रही है तो इसमें अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है लॉग की दोनों की एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यूज आ रही है, तो अगेन हम ये पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो पावर है यहाँ पर 4 और 3 इसको मैं इन दोनों टर्म के शुरू में ले आता हूँ। ठीक है, तो ये 4 को देखें यहाँ पर मैंने इस टर्म के शुरू में ले आया हूँ और यहाँ पर ये 3 को मैं इस टर्म के शुरू में ले आया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 1/3 आ रहा है इसको इन दोनों टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 1/3 4 log of 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 log of 2 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट करेंगे और इस तरह 1/3 को 3 log of x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 log of x हो जाएगा। अब ये वाला 3 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास log of x रह जाएगा और ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक छोटी सी एक्सप्रेशन दी है तो इसका सोल्यूशन है बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास ये जो लॉग की वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम ये जो इसका एक्सपोनेंट या पावर है इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आते हैं ये पावर लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, आपको मैंने वहां पर एक्सरसाइज के शुरू में बताया था इस लॉ के बारे में। अगर आपके पास इस तरह लॉ की वैल्यू आ रही हो एक्सपोनेंट की सूरत में तो ये जो एक्सपोनेंट होता है जैसे कि यहाँ पर n है, इस एक्सपोनेंट को आप इस लॉ के शुरू में ले आए। ठीक है, तो मैंने n को यहाँ पर लिख दिया
और log ऑफ x टू द बेस b ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये 5 को आप इस log के शुरू में ले आए, ठीक है। पावर लॉ को यूज करते हुए मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब हमारे पास देखें ये वाला जो पार्ट इस टर्म में आ रहा है, इसमें देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है डिवीजन या फ्रैक्शन या कसर की सूरत में आ रही है, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्वोशिएंट लॉ बताया था कि अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू इस तरह फ्रैक्शन या कसर या आप इसको कह सकते हैं डिवीजन की सूरत में अगर आ रही हो, तो आप ये दोनों वैल्यूज को अलग-अलग लिख के इनके दरमियान माइनस का साइन डाल लें, ठीक है। तो देखिए ये मैंने 1 माइनस a का लॉग ले लिया, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके इस b का अलग से लॉग ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा पार्ट 6 का। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इन्होंने इक्वेशन दी है, यहां पर हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास ये जो लॉग की सूरत में वैल्यूज आ रही है ना, हमें ये लॉग को खत्म करना है। यहाँ पर ये लॉग वाली टर्म्स को हमें खत्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, पावर की सूरत में लेके आना है, तभी हम इस x की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। तो उसके लिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं, देखिए हमारे पास ये दो लॉग की वैल्यूज आ रही है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के शुरू में देखें मैंने आपको ये प्रोडक्ट लॉ के बारे में बताया था, ठीक है, कि अगर आपके पास दो लॉग वाली वैल्यूज आ रही हो प्लस की सूरत में और दोनों की बेस सेम हो, तो उनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या आपस में मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं ये 2 और x इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख लूंगा। मैंने log ऑफ 2x लिख दिया इज इक्वल टू ये वाला 1 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर log के साथ बेस की वैल्यू नहीं आ रही, तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 में बताया था कि जो कॉमन लॉगरिथम है इसके साथ इसकी बेस 10 होती है, और अगर किसी लॉग के साथ बेस लिखी हुई नहीं होती तो उसका मतलब है उसकी बेस 10 है, ठीक है, वो कॉमन लॉगरिथम होता है। तो उसका मतलब है कि इस टर्म के साथ जो बेस है वो 10 है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसकी बेस लिख दी है, ठीक है। अब ये हमारे पास लॉगरिथम की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो इसको अब हमने लेके आना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से बताई हुई है, वहां पर हमने काफी क्वेश्चन इसके किए थे कि देखिए अगर आपके पास इस तरह लॉग की सूरत में वैल्यू हो और इसको आप इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हो, जैसे यहां पर ये 2x का हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन की एक तरफ रखें, इसको मैंने इधर रख दिया, ठीक है, और जो इक्वेशन की दूसरा जो वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, इसको आप इस बेस की एक्सपोनेंट या पावर की सूरत पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 10 की पावर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। सेम हमने ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर हम लॉग किसका ले रहे हैं, x का ले रहे हैं, तो x को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, ठीक है, और ये जो y जो कि इक्वेशन की दूसरी तरफ आ रहा था, इसको मैंने ये जो बेस b है इसका पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। सेम ये वाला रूल अप्लाई करके यहाँ पर हमने ये जो लॉगरिथमिक वैल्यू आ रही थी या लॉग की सूरत में वैल्यू आ रही थी, इसको हमने एक्सपोनेंट की सूरत में या पावर की सूरत में लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास देखें ये वैल्यू आ रही है, तो यहां पर अब ये 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2x लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक तरफ रखें और 2 को दूसरी तरफ लेके जाएगा तो ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को 10 पे डिवाइड कर दे, ये 2 1 तो 2 और 2 5 तो 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 5/1 या 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस x की वैल्यू मालूम करने के लिए सेम तरीका हम करेंगे कि ये जो लॉग वाली वैल्यूज आ रही है इसमें हमें इस लॉग को खत्म करना है, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में ये एक्सप्रेशन को लेके आना है, तब हम इस x की वैल्यू मालूम कर सकेंगे, ठीक है। सेम जिस तरह की आपको मैंने पार्ट 1 में बताया। तो पहले स्टेप में देखिए हमारे पास ये दो लॉग की वैल्यूज आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है और दोनों की बेस सेम है, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट लॉ बताया था। अब ये लॉज आपको सामने लिखे हुए नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में, मैं इस एक्सरसाइज के शुरू में मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और जिस पार्ट में जो वाला लॉ यूज होता है उसको मैं सामने ले आता होता हूं ताकि स्टूडेंट उसको देख एक तो उनको वो लॉज बार बार देख के याद हो जाए, दूसरा समझने में आसानी हो। बहरहाल आपको ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको ये जुबानी याद करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लॉ का आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो सेम बेस वाली लॉ की वैल्यूज प्लस की सूरत में आ रही हो, जैसे कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो इनको हम इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। x और y को हमने यहां पर देखे प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया, तो इसी तरह यहां पर ये x और 8 इनको भी हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी देखें ये दो लॉग वाली वैल्यूज है, दोनों की बेस सेम है, बेस दोनों की 2 है, तो हम x और 8 को इस तरह प्रोडक्ट की सूरत में या आपस में ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रही है, लॉग की सूरत में आ रही है, तो इसको अब हम चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से बताया हुआ है कि आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लेके आ सकते हैं। फिर हमने उसमें एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में भी चेंज करने का तरीका हमने सीखा था, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसका तरीका आपको मैंने बताया था कि देखें आपके पास जब इस तरह लॉग की वैल्यू आ रही हो तो जिस वैल्यू का आप लॉग ले रहे हो, यहाँ पर लॉग हम किसका ले रहे हैं, 8x का लॉग ले रहे हैं, तो इस वैल्यू को इक्वेशन की एक तरफ रखें, ठीक है। और ये जो लॉग वाली इक्वेशन होती है इसमें जो वैल्यू इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ रही होती है, इसको आप ये जो बेस है इसके एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में लिख लिया करेंगे। बस ये स्टेप आपने हर दफा करना है जब भी आप लॉगरिथमिक वैल्यू को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लाना चाहें। आप क्या करेंगे, जिस वैल्यू का आप लॉग ले रहे होंगे उसको इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और ऊपर ये जो लॉग वाली एक्सप्रेशन है इसमें जो वैल्यू इक्वेशन की दूसरी तरफ अकेले आ रही होती है इसको आप ये जो बेस होती है जो भी यहाँ पर बेस हुआ करेगी, ठीक है, उसके पावर की सूरत में या एक्सपोनेंट की सूरत में लिख लिया करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये 2 रेज टू पावर 5, इसका मतलब है कि 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स 8x आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x को एक तरफ रखें, 8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 32 पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर ले, ये 8 1 8 और 8 4 32 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4/1 या इसको आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमें ये जो x है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में या लॉग की सूरत में नहीं आ रही। तो हमारे लिए आसानी हो गई कि अब हमारा वो जो स्टेप था कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ रहे थे वो वाला स्टेप निकल गया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें ये जो 81 है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखना चाहें तो आप 3 रेज़ टू पावर 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे वापस आपको 81 ही मिलेगा। 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब ये है कि 3 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 81 ही मिलेगा, ठीक है। और इसकी मैंने होल पावर ये वाली जो आ रही थी x ये लिख दी इज इक्वल टू 243 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करेंगे ना तो आपको वापस 243 मिलेगा। देखिए अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रही होती है तो आप फैक्टर मालूम कर लिया करें। ये 243 का फैक्टर मालूम करेंगे, 243 को आप 3 से डिवाइड करते जाएं तो ये 3 5 टाइम आ जाता है, इसलिए देखें ये 3 रेज़ टू पावर 5 मैंने लिखा है, ठीक है। और इसकी मैंने होल पावर x+2 मैंने लिख दी, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास जो दोनों टर्म आ रही है दोनों में पावर्स की पावर आ रही है। तो ये आपको मैंने बताया था कि जब किसी टर्म में पावर की पावर आ रही है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा और यहाँ पर ये 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन की दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं और दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 3 है और यहाँ पर भी बेस 3 है। तो जब हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम बेस वाली वैल्यू आ रही हो तो उनकी पावर को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बेस इक्वल थी तो हम इनकी पावर को भी इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने 4x इज इक्वल टू ये वाली जो पावर है 5x + 10 इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये x वाली जो टर्म है इसको आप एक तरफ ले आए तो ये 5x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये -5x हो जाएगा, ठीक है। और अब 4x प्लस है और ये -5x है, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू में चाहिए तो ये x का माइनस खत्म करेंगे तो उसके लिए आप इक्वेशन की साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में दे दी गई है, ठीक है। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में होती या लॉग की सूरत में होती तो पहले हम इसको उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ से हम इस x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो 1/27 ये जो नीचे आ रहा है इस फ्रैक्शन में 27 इसको हम इस फ्रैक्शन में ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी फ्रैक्शन या कसर में कोई वैल्यू नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका आप साइन चेंज कर लेते हैं। तो 27 की पावर नहीं लिखी हुई तो हम जानते हैं कि जिस बेस की पावर नहीं लिखी हुई है उसकी पावर 1 होती है। तो 27 जब ऊपर जाएगा इस फ्रैक्शन में तो इसकी पावर आप -1 कर देंगे, ठीक हो गया। और इसकी होल पावर मैंने ये x-6 लिख दी और इज इक्वल टू ये वाला 27 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये पावर की पावर आ रही है, -1 पावर है और फिर इसकी होल पावर x-6 आ रही है। तो जब पावर्स की पावर आ रही है तो आपको मैंने बताया था कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
तो -1 को आप x -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, और -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा और 1 × 6 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 27 हो जाएगा। अब देखें ये जो 27 है इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं या पावर की सूरत में लिखना चाहूं तो 20⁻1 में लिख सकता हूं। जिस तरह आपको मैंने यहां पर बताया कि किसी बेस की पावर लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, तो मैंने इसकी पावर यहां पर 1 लिख दी है। अब यहां पर देखें ये इक्वेशन की दोनों तरफ हमारे पास जो टर्म आ रही है दोनों में बेसिस सेम है, दोनों की बेस 27 है, तो जब दोनों साइड की टर्म्स की बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोनों पावर -x + 6 इक्वल टू ये वाला पावर 1 इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो -x को आप इधर ही रखें और 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +6 से -6 हो जाएगा। अब -6 + 1 को सॉल्व करेंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पर -x है, दोनों साइड से आप माइनस खत्म कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाएगी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दी गई है, यानी कि लॉग वाली एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब भी लॉग के साथ यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखी हुई होती तो इसका मतलब है उसकी बेस 10 होती है, तो मैंने यहाँ पर ये बेस 10 लिख दी है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए पहले स्टेप में हमें ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन आ रही है या ये जो वैल्यू लॉग की सूरत में आ रही है इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, पावर की सूरत में लेके आना है, ठीक है। तो आपको मैंने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से ये बताया हुआ है, ठीक है, और इस एक्सरसाइज में पीछे 2-3 जगहों पे मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को लेके आना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसके लिए आपने ये देखना है कि हम किस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर हम ये 5x - 10 का लॉग ले रहे हैं, तो जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे होते हैं इसको आप इक्वेशन की एक तरफ कर दें, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन की एक तरफ कर दी, और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये जो वैल्यू आ रही होती है इसको आप यहां पर जो लॉग की बेस है इसकी पावर या एक्सपोनेंट के तौर पे लिख लेंगे। बस ये चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन आएगी तो आपने वो वैल्यू जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको इक्वेशन की एक तरफ रखना है, और इस लॉग वाली इक्वेशन में जो वैल्यू यहां पर अकेले आ रही होती है उसको आपने यहां पर जो भी बेस होगी उसकी पावर बना देना है, ठीक है। ये चीज बस आपने याद रखनी है। तो अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में एक्सप्रेशन आ रही है। यहां से अब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं, देखिए 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 5x - 10 लिख दिया। अब ये हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5x वाली टर्म इधर ही रखें और 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -10 से +10 हो जाएगा। तो अब 100 और 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रखें और 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 110 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, ये 5 1 5 और 5 जो है 110 पे डिवाइड होता है 22 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 22/1 या इसको आप 22 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन उन्होंने दी है तो यहां से हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लॉग की सूरत में वैल्यूज आ रही है पहले यहां से हमें ये लॉग को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम देखें, आपको मैंने ये वाला लॉ बताया था इस इक्वेशन इस एक्सरसाइज की शुरू में, ठीक है, वहां पर डिटेल से मैंने लॉगरिथम के जो 4 लॉज है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला लॉ मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो सेम बेस वाली लॉ की वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो, जैसे कि यहाँ पर देखें दोनों लॉ की जो वैल्यूज हैं इनकी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, और ये आपस में माइनस हो रही है, तो हम ये वैल्यूज को इस तरह डिवीजन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्वोशंट लॉ कहते हैं, ठीक है, इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब ये मैंने इसको ये जो दो वैल्यूज है x + 1 और x - 4 इनको मैंने डिवीजन की सूरत में लिख दिया, ठीक है। क्वोशंट लॉ को अप्लाई करते हुए ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने सॉल्व किया और इज इक्वल टू ये वाला 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन आ रही है तो इसको अब हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की सूरत में। तो आपको मैंने क्या बताया कि आपने जिस वैल्यू की लॉग ले रहे हैं, यहां पर हम x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इसकी हम लॉग ले रहे हैं, तो जिस वैल्यू की हम लॉग ले रहे होते हैं उसको इक्वेशन की एक तरफ रखें और ये लॉग वाली इक्वेशन में जो वैल्यू इधर अकेले आ रही होती है इस वैल्यू को आप इस लॉग की बेस की पावर बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर बेस 2 है और ये इसकी मैंने ये वाली 2 जो इसको पावर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 हो गया। अब ये x - 4 को इक्वेशन की तरफ लेके आएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × x 4x और 4 4 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब आप ये जो x वाली टर्म है उनको एक तरफ रख दें और नंबर या जो कांस्टेंट वैल्यूज उनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये वाला x इधर आएगा तो ये प्लस से माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -16 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 + 16 17 हो जाएगा, और 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 3 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 3 दूसरी तरफ आके 17 पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये 3x से मल्टीप्लाई आ रहा था, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 17/3 ये फ्रैक्शन की सूरत में आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर मखलूत कसर में है या मिक्स फ्रैक्शन में बुक के लास्ट पे। ठीक है, तो उसके लिए आप 17 पे 3 को डिवाइड करें, तो देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 17 पे 3 डिवाइड होता है 5 टाइम, 3 5 दा 15 हो जाता है, 17 में 15 को माइनस करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5/2/3। तो ये मैंने लिख दिया 5/2/3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, पार्ट हमारा था ये 6, ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने एक्सरसाइज 2.3 में लॉगरिथम टेबल के बारे में सीखा था कि वहां से हम किस तरह वैल्यूज उठा सकते हैं, किस तरह हम लॉग की वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल से वहां पर बताया हुआ है। तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि वो जो लॉगरिथम टेबल आपने सीखा था उस टेबल को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम बहरहाल कैलकुलेटर को यूज करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर को क्या पता कि हमने लॉग का टेबल यूज किया या कैलकुलेटर यूज किया है, बस आपने कैलकुलेटर यूज करते टाइम इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप राउंड ऑफ करेंगे वैल्यूज, तो आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यूज को राउंड ऑफ करना आता हो, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें एक तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, दूसरा गलती का चांस कम होता है। बस इसमें आपको राउंड ऑफ करने का तरीका सही तरीके से आता हो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना है। देखिए पार्ट 1 में ये हमें इन्होंने एक्सप्रेशन दी है। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को भी लिख दिया। अब सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट x = ये एक्सप्रेशन मैंने रख दी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने x का लॉग ले लिया, लॉग ऑफ x लिख दिया, और इस एक्सप्रेशन का भी मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट इक्वेशन की राइट साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने जो इस एक्सरसाइज के शुरू में जो लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, जो लॉगरिथम के कवानीन पढ़े, उनकी मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें यहां पर पहला स्टेप में ऊपर हमारे पास एक टर्म बन रही है या एक वैल्यू बन रही है और नीचे एक वैल्यू बन रही है। ठीक है, हमारे पास ये कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो हमने कोशेट लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास लॉग की वैल्यू सर कसर की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में आ रही हो तो उसको आप इस तरह माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कसर में ये जो दो वैल्यूज आएंगी ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों को हम माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू देखें यहां पर लिख दी, इसका मैंने लॉग ले लिया, फिर मैंने माइनस का साइन पुट किया, और फिर मैंने ये नीचे वाली वैल्यू लिख के इसका लॉग ले लिया। ठीक है, तो ये हमने कोशेंट लॉ को अप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये जो पहला वाला पार्ट इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है जिसका लॉग हम ले रहे हैं, तो ये वैल्यूज आपस में देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। तो यहां पर आप प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग इस तरह प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 3.68 लिख के इसका लॉग ले लिया, फिर मैंने प्लस का साइन लिख के 4.21 लिख के इसका लॉग ले लिया। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, और माइनस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब हम कैलकुलेटर से ये जो मुख्तलिफ लॉग की वैल्यूज है इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले ये 3.68 इसका मैं लॉग लेता हूं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाना है। ठीक है, अब हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने ये लॉग वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू क्या आपके पास ये है 3.68, ये वैल्यू आपने यहां पर एंटर कर देनी है। तो ये मैं पुट करूंगा 3.68। जब ये मैंने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आप ये वाली चीज छोड़ दें, ये आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हमने आंसर जो है अशारिया के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, बाकी हमने राउंड ऑफ करना है। तो ये चीज आपने समझनी है कि देखिए हमें अपना आंसर ये अशारिया के बाद 4 डिजिट तक, यानी कि इस 8 से आगे जितने भी इनसे आ रहे हैं इनको हमने राउंड ऑफ करना है, इनको हमने हटाना है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आपने चौथे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो जो चौथा डिजिट है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, 5 से छोटी है वैल्यू, तो फिर पिछला डिजिट आप एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हम जब अपना आंसर लिखेंगे तो 0.5658 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने सेम ये आंसर लिखा होगा 0.5658। इसी तरीके से आपने ये बाकी जो वैल्यूज है इनको भी इस तरह लॉग की वैल्यू ले लेनी है। आपने
सबके लिए चौथे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करना है। अगर उसमें अगले वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो चौथे डिजिट में आपने 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो चौथे डिजिट को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, बस ये राउंड ऑफ करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। इनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 0.4713। ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये log हमें खत्म करना पड़ेगा। तो हम पीछे क्वेश्चन में सीख के आए कि अगर हमने log खत्म करना हो तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का हम एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों साइड का एंटी लॉग ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये log ऑफ x का जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा, और इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये भी कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर पे जाएं। देखें मैं जाता हूं कैलकुलेटर पे, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, और अब चूंकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो एंटी लॉग लेते टाइम आपने क्या करना होता है, पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना होता है। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह कैलकुलेटर में 10 की पावर इस तरह नजर आ रहा है, सिंबल सा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज एंटर करते हैं। तो वैल्यू क्या है, ये है 0.4713। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये आ जाएगा 0.47 और क्या था मैं भूल गया हूं, 4713 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 जी। जब मैंने यहाँ पर एंटर किया और आपने फिर कैलकुलेटर में आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो आंसर बुक में है ये अशारिये के बाद 3 डिजिट तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने यहां पर अब 3 डिजिट के बाद जितने इनसे आ रहे हैं सबको राउंड ऑफ करना है। तो वही तरीका होगा, आपने तीसरे डिजिट से अगले वाला डिजिट चेक करना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो तीसरे डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो तीसरा डिजिट आप एज इट इज लिखेंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अगला डिजिट है वो 0 है, 5 से छोटा है, तो ये जो तीसरा डिजिट है 0, इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। हमारा आंसर बन जाएगा 2.960। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने इसका आंसर 2.960 ही लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर कैलकुलेटर से राउंड ऑफ करने का तरीका आता है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है। अब हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि हम इसके लिए कैलकुलेटर को यूज करेंगे। लॉग टेबल का यूज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर हम कैलकुलेटर से इसको यूज करेंगे। कैलकुलेटर से यूज करने का सिर्फ एक चीज आपने ख्याल रखना है कि हम जब अशारिये के बाद जो वैल्यूज लिखते हैं, जो डिजिट लिखते हैं, उनको हमें प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करना आता हो। ठीक है, अगर हम वो प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं तो फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर से आपका क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाता है और उसमें गलती का चांस भी कम होता है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दी गई है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हम शुरू में x के इक्वल रख लेते हैं, सेम जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब हमें चूंकि यहाँ पर लॉग की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, लॉग टेबल को यूज करते हुए। अब हमें चूंकि कहा गया है कि हमने लॉग टेबल को यूज करना है इसकी वैल्यूज मालूम करने के लिए, तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने x का लॉग लिया तो ये लॉग ऑफ x हो गया, और ये पूरी एक्सप्रेशन का भी मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट में ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हैं। तो आपको मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में प्रोडक्ट लॉग का बताया था कि अगर इस तरह 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट की सूरत में आ रही हो और उनका हम लॉग ले रहे हो, तो हम उन वैल्यूज को आपस में प्लस की सूरत में अलग-अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तीनों वैल्यूज को देखें प्लस की सूरत में अलग-अलग करके लिख दिया और तीनों का मैंने लॉग ले लिया। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है तो इनका अब हमने लॉग की वैल्यूज मालूम करनी है। तो क्वेश्चन में तो वो कह रहे हैं कि आप लॉग का टेबल यूज करें, जिसका आपको मैंने डिटेल से तरीका एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, बहरहाल मैं इसको कैलकुलेटर से यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे पहले लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे। देखिए ये मेरे पास विंडोज का कैलकुलेटर है, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से लॉग मालूम किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होगा उस पे आपने पहले लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने ये वैल्यू एंटर कर देनी है 4.67 और फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि आजकल पाकिस्तान में नेट की स्पीड जरा कम है तो मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर से आपको वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो कैलकुलेटर चल नहीं रहा। ठीक है, पार्ट 1 में बहरहाल आप देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये 4.67 का जब आप लॉग मालूम करेंगे, जिस तरह आपको मैंने तरीका बताया कि आपने पहले अपने कैलकुलेटर पे लॉग वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये वैल्यू एंटर करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें आंसर यहाँ पर आशारिये के बाद 4 डिजिट तक चाहिए। ठीक है,
तो अब हमें प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ करना आना चाहिए, यानी कि हम आंसर अपना 4 डिजिट तक लिखेंगे आशारिये के बाद, और बाकी जितने डिजिट है सबको हम राउंड ऑफ करेंगे, सबको रिमूव करेंगे। तो उसका तरीका आपको मैंने पार्ट 1 में भी डिटेल से बता दिया है कि हमें अब आंसर चाहिए 4 डिजिट तक। तो आपने चौथे डिजिट के बाद अगला डिजिट देखना है, 5वां डिजिट। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर पिछला डिजिट आप एज इट इज लिख लेंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अगला डिजिट है ये 1 है, 5 से छोटा है, तो जो पिछला डिजिट या चौथा डिजिट है 3, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसका जो लॉग जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.6693। तो देखिए मैंने सेम यहां पर आंसर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आपने ये बाकी दोनों वैल्यूज के लिए भी लॉग की वैल्यूज मालूम कर लेनी है। आपने आशारिया के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो हर वैल्यू के लिए आपने 5वां डिजिट देखना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो फिर आप चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर पिछला जो डिजिट है यानी कि चौथा डिजिट उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन तीनों लॉग का आंसर आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 1.3733 आ गया, ठीक है। अब हमें यहां पर x की वैल्यू चाहिए, तो ये लॉग हमें खत्म करना है। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग ऑफ x का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये x अकेला रह जाएगा या पीछे x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप 1.3733 इसका एंटी लॉग लेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, जी कैलकुलेटर चल जाता है। आपने एंटी लॉग लेना है तो अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। जब हम सिर्फ लॉग की वैल्यू मालूम करें तो हम लॉग का बटन प्रेस कर रहे थे, अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आपने जो वैल्यू है वो एंटर कर देनी है, ये है 1.3733, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं एंटर करूंगा 1.3733। इसको जब एंटर करेंगे तो देखें इसका हमारे पास आंसर आ गया है 23.621, और उसके बाद ये मजीद डिजिट आ रहे हैं। हमारा आंसर आशारिये के बाद 2 डिजिट तक है, 3 डिजिट तक है, सॉरी, ठीक है। तो हम भी अपना आंसर 3 डिजिट तक लिखेंगे, बाकी जितने डिजिट है सबको राउंड ऑफ करेंगे, सबको हम रिमूव करेंगे। तो राउंड ऑफ करने का तरीका वही है। अब आपने चौथा डिजिट देखना है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले जो डिजिट है यानी कि तीसरा डिजिट उसमें 1 ऐड कर लेंगे, और अगर चौथा डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर आप जो पिछला डिजिट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि चौथा डिजिट 0 है, 5 से छोटा है, तो हम पिछला डिजिट एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 23.621, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आंसर मैंने ये लिखा हुआ है 23.621। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। हमने इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई इसको मैं x के इक्वल रख लूंगा, ठीक है, जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने किया। तो मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू, और फिर मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है। अब हमें चूंकि इसको कहा गया है कि लॉग टेबल यूज करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। x का लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ x हो जाएगा, और इस पूरी एक्सप्रेशन का भी मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। अब आपके पास ये जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन बन रही है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में। ऊपर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, उस पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हमने क्वोशिएंट लॉग में पढ़ा था इस एक्सरसाइज के शुरू में कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो या कसर की सूरत में आ रही हो तो उन दोनों वैल्यूज को हम अलग-अलग माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिख दी, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके इस वैल्यू का मैंने यहाँ पर लॉग ले दिया, ठीक है। मैंने ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को अलग-अलग करके दरमियान में मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ये मैंने क्वोशिएंट लॉग को यूज किया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी इसमें जो पहले वाला पार्ट है इसमें ये 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। तो अब आप प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग प्लस की सूरत में लिख सकते हैं। तो देखें मैंने इस वैल्यू को लॉग लेके इसको अलग लिख दिया, फिर मैंने प्लस का साइन लिख के इस वैल्यू को लॉग लिखा, इसको भी मैंने अलग लिख दिया। ये मैंने प्रोडक्ट लॉ से ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया, और माइनस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें यहाँ पर ये एक्सपोनेंट या पावर हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हम ये जो एक्सपोनेंट है हम पावर लॉ को यूज करते हुए इस एक्सपोनेंट को इस लॉ के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। ये पावर लॉ को मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ाया हुआ है और इसको मैंने काफी दफा यूज भी किया इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब आपके पास देखें ये 3 वैल्यूज बन रही है। अब आप ये जो तीनों वैल्यूज हैं इन तीनों वैल्यूज का आप लॉग की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं, पहले मैं इसकी वैल्यू 20.46 के लॉग की वैल्यू मालूम करता हूं, ठीक है।
तो जिस तरह क्वेश्चन में तो उन्होंने हमसे कहा है कि आपने लॉग टेबल यूज करना है। लॉग टेबल का यूज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 में डिटेल से बताया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम कैलकुलेटर ही यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर से हमारा क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा और मिस्टेक के चांस भी कम होते हैं। वैसे भी पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप लॉग टेबल पे जाके वहां से वैल्यूज उठाएं, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहला ये जो 20.46 है, इसकी मैंने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है, और उसमें आपने पहले लॉग वाला बटन प्रेस करना है और फिर आपने जो वैल्यू है 20.46 वैल्यू एंटर कर देनी है। मैंने 20.46 एंटर किया और फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारे पास आंसर आ गया है। ये जो ऊपर ये वाली लाइन है इसको आप इग्नोर कर देंगे, आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें जो आंसर है वो आशारिये के बाद 4 डिजिट तक चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 डिजिट के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं ये सब हमने राउंड ऑफ करने हैं। तो इसका तरीका आपको मैंने बता दिया कि आपने क्योंकि 4 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, तो चौथे डिजिट के बाद जो अगला डिजिट है यानी कि 5वां डिजिट, उसकी वैल्यू चेक करें। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने पिछले डिजिट यानी कि चौथे डिजिट में 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा हो तो फिर पिछला डिजिट आपने एज इट इज लिख लेना, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर अगला डिजिट 0 है, 5 से छोटा है, तो फिर आप पिछला डिजिट एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपका 1.3109 ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये 1.3109 आंसर लिखा है। इसी तरह आप ये बाकी वैल्यूज के लिए भी लॉग की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बस राउंड ऑफ करने का तरीका आना चाहिए, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आप ये 2 को इस जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस मैंने ये दोनों वैल्यू लिख दी। अब आप इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करें, ये दोनों वैल्यूज जमा करके ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 0.1267 आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये लॉग हमें खत्म करना है। उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना, ठीक है। मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहां पर जब हम log ऑफ x का एंटी लॉग लेंगे तो log और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पीछे x रह जाएगा, और इस वैल्यू का अब आप एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर से, ठीक है। तो सेम तरीका जिस तरह आपको मैंने बताया। अब यहां पर चूंकि हमने एंटी लॉग लेना है तो अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू क्या है 0.1267, ठीक है। तो ये 0.1267 वैल्यू एंटर करके उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.1267, ये मैंने वैल्यू एंटर की, उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये नेट की स्पीड चूंकि स्लो है आजकल तो इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर किस टाइम आता है। जी देखिए हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब हमारा आंसर जो है बुक में 3 डिजिट तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम भी यहाँ पर अपना आंसर 3 डिजिट तक लिखेंगे, बाकी डिजिट हमने राउंड ऑफ कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का तरीका आपको मैंने बताया कि चूंकि अब यहाँ पर हमें अपना आंसर आशारिया के बाद 3 डिजिट या 3 हिस्सों तक चाहिए, तो अब आपने तीसरे डिजिट के बाद अगला डिजिट देखना है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो जो पिछला डिजिट है यानी कि तीसरा डिजिट, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो फिर पिछले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। अब यहाँ पर अगला डिजिट 7 है, 5 से बड़ा है, तो फिर आप ये पिछला डिजिट जो 8 है इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1.339, ठीक है। तो देखें सेम यही आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1.339। तो इस तरीके से आपने राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉग टेबल को यूज करते हुए। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले इस एक्सप्रेशन को हम शुरू में जो पहला स्टेप जिस तरह के हमने पिछले तीनों पार्ट में किया है कि हम इस एक्सप्रेशन को x के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दी। अब चूंकि हमें लॉग टेबल का यूज करने को बोला गया है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए, तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप लॉग ले लें। मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ x हो जाएगा, और फिर मैंने इस एक्सप्रेशन का भी लॉग ले लिया, ठीक है। और साथ ही जो √3 आ रहा था इसको मैंने रिमूव करके इसकी वैल्यू पुट कर ली 1/3, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है राइट साइड पे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखें हमारे पास ये ऊपर एक्सप्रेशन आ रही है और उस पर एक वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हमने कोशेंट लॉ में पढ़ा था इस एक्सरसाइज के शुरू में कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो और उनका हम लॉग ले रहे हो तो उन दोनों वैल्यूज को हम इस तरह माइनस की सूरत में अलग-अलग लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिख दी, फिर मैंने माइनस का साइन पुट करके लॉग ऑफ ये नीचे वाली वैल्यू लिख दी। दोनों वैल्यूज को यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को मैंने अलग-अलग माइनस की सूरत में लिख दिया, ठीक है।
ये इसको कोशेंट लॉ बोलते हैं। उसके बाद देखें यहां पर ये जो पहली टर्म आ रही है, यहां पर हमारे पास ये लॉ की जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में आ रही है। तो हम पावर लॉ को यूज करते हुए ये जो एक्सपोनेंट या पावर है इस लॉ के शुरू में ले आएंगे, यहां पर मैं ले आएंगे 1/3 को। ठीक है, अब आपके पास ये 3 वैल्यूज आ रही है, तो अब इन तीनों वैल्यू का आपने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, हमें उन्होंने वैसे तो लॉग टेबल यूज करने को बोला है, लेकिन लॉग टेबल यूज करने में टाइम काफी लगता है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आप कैलकुलेटर यूज करें, बस कैलकुलेटर से आपको लॉग राउंड ऑफ करने का तरीका सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मैं बता देता हूं, मैंने पिछले सारे पार्ट में वैसे बताया है। पहले मैं ये 9.364 इसका मैं लॉग की वैल्यू मालूम करता हूं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप अपना कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे तो उस पर आपने पहले लॉग वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आपको दी गई है वो एंटर करें, ये है 9.364। ठीक है, तो ये मैं वैल्यू पुट करूंगा यहां पर 9.364। ठीक है, ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ये वाली लाइन इग्नोर कर दें, आपके कैलकुलेटर में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हमें आंसर आशारिया के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, बाकी जो इनसे हैं या बाकी जो डिजिट है उनको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पिछले सारे पार्ट से बता दिया है कि प्रॉपर तरीके से अगर आपको राउंड ऑफ करना आता है तो फिर आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। तो अब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, हमें अपना आंसर 4 डिजिट तक चाहिए, तो उससे आपने अगला डिजिट यानी कि 5वां डिजिट चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट यानी कि चौथे डिजिट में आप 1 ऐड कर लेंगे, और अगर अगला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट आप एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगला डिजिट 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो फिर पिछले डिजिट 4 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.9715। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने यही आंसर लिखा होगा, अगर मैं यहाँ पर आंसर लेके आऊं, ये मैंने देखे 0.9715 करके लिख दिया। ठीक है, और इंटू ये वाला 1/3 मैंने लिखा है। उसके बाद ये बाकी दोनों वैल्यूज का भी आपने इसी तरीके से लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है इस पे पहले ये जो 3 है इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज को आपस में आप सॉल्व कर लें, पहले ये दोनों वैल्यूज को जमा करें और इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, तो आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। ठीक है, 1.1526। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए लॉग हमने खत्म करना है। तो आपको इक्वेशन की दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये इस साइड का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, पीछे एक्स रह जाएगा, और यहां पर आपने ये जो वैल्यू है 1.1526 इसका एंटी लॉग लेना। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं। देखें अब एंटी लॉग का तरीका क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है। ठीक है, जब हम लॉग ले रहे थे तो हम डायरेक्ट लॉग का बटन प्रेस कर रहे थे, लेकिन अब आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, तो ये आपकी एंटी लॉग की वैल्यू बनती है। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू एंटर कर लें, वैल्यू है 1.1526। ठीक है, तो मैं यहां पर एंटर करूंगा 1.1526, ये वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपके कैलकुलेटर में ऊपर वाली लाइन नहीं आ रही होगी, आपके पास ये वाला आंसर आ रहा होगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 14.210, के बाद ये मजीद डिजिट आ रहे हैं। अब हमारा जो आंसर है यहाँ पर आशारिया के बाद 3 डिजिट तक है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर अपना आंसर 3 डिजिट तक लिखेंगे। इसका मतलब है कि 3 डिजिट के बाद जितने डिजिट है उनको हमने राउंड ऑफ करना है, उनको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आपने तीसरे डिजिट से अगला डिजिट देखना है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो पिछले डिजिट में आपने 1 ऐड कर लेना है, और अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछले डिजिट आपने एज इट इज लिख देना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर अगला डिजिट 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो फिर हम जो पिछला डिजिट है यानी कि तीसरा डिजिट इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.210। ठीक है, तो देखें सेम यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 4 का, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने हमें ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया है क्वेश्चन में, बस यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज भी इन्होंने हमें दे दी है। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ये हमें इन्होंने फॉर्मूला दिया है जो कि जलजला या अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड या शिद्दत है उसका वो शिद्दत या वो मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसमें ये जो ए है इसकी वैल्यू हमें इन्होंने 1000 दे दी है। ठीक है, और ये जो ए नॉट है इसकी वैल्यू उन्होंने हमें 10 दे दी है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो हमें जो अर्थक्वेक या जो जलजला उसकी मैग्नीट्यूड या शिद्दत मालूम करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पहले लिख ले, एम्पलीट्यूड या ए इसकी वैल्यू हमें ये दी है 10,000 मैंने लिख दिया है, और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड या ये जो ए नॉट होता है इसकी वैल्यू हमें इन्होंने 10 दी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी,
और ये जो m है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये वाला बस फार्मूला आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। और ये a और a नॉट की जगह आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है। a की जगह मैंने 10,000 पुट कर लिया, a नॉट की जगह मैंने 10 पुट कर लिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है, इसका हम लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए ये जो फ्रैक्शन की सूरत में दोनों वैल्यूज आ रही है, इनको हम अलग-अलग माइनस की सूरत में लिख सकते हैं। मैंने ये 10,000 का लॉग लेके इसको लिखा, फिर मैंने माइनस का साइन लिख के ये नीचे वाली 10 है इसको अलग करके इसका लॉग ले लिया। दोनों वैल्यूज को मैंने अलग माइनस की सूरत में लिख दिया क्वोशिएंट लॉ को यूज करते हुए। क्वोशिएंट लॉ के बारे में मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर ये 10,000 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपस में ये आपको 10,000 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये log ऑफ 10 टू द बेस 10, हमारे पास जिस वैल्यू की हम log ले रहे हैं वो भी सेम है और उसकी बेस भी सेम है। तो जब बेस भी सेम हो और जिस वैल्यू की हम log ले रहे हैं वो भी सेम हो तो इसको जब सॉल्व करें तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर की सूरत में वैल्यू आ रही है 4, हम पावर लॉ को यूज करते हुए इस 4 को इस लॉ के शुरू में ले आएंगे, ठीक है। ये पावर लॉ को भी मैंने इस एक्सरसाइज के शुरू में डिटेल से बताया हुआ। अब नेक्स्ट आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखें जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं और उसकी बेस दोनों सेम है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर लिया, इंटू ये वाला 4 आ गया, माइनस ये वाला 1 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस ये वाला 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें इन्होंने हमें ये एक इक्वेशन या फॉर्मूला दे दिया है, इसको यूज करते हुए हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये हमें इन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने शुरू में एक सेविंग स्कीम में जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। और वो जो इन्वेस्टमेंट उसने की वो 5% सालाना के इंटरेस्ट रेट पे या मुनाफे का जो रेट था उस पे उसने की, ठीक है। इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाई जो है ये अब जो रुपीज है या अब्दुल्ला ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की उसको शो कर रहा है, और ये टी जो है टाइम है, कितने टाइम के लिए अब्दुल्ला ने वो अमाउंट इन्वेस्ट की, ये टी टाइम को शो कर रहा है। हमें मालूम करना है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमने ये मालूम करना है कि कितने टाइम के बाद, यानी कि इस टी की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि अब्दुल्ला की जो शुरू में इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख ही डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें इस टी की वैल्यू बेसिकली मालूम करनी। तो देखें इसका सोल्यूशन है, अब हमें चूंकि डबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो डबल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, अगर आप ये 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास वाई या जो रुपीज है वो 2 लाख बन जाएंगे, ठीक है। अब इस 2 लाख के लिए हमने ये टाइम या टी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि ईयर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेम ये वाली जो इक्वेशन उन्होंने दी है ये हमने यहां पर पुट कर दी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, वाई की वैल्यू आपके पास 2 लाख है तो इसकी जगह मैंने 2 लाख पुट कर लिया, ठीक है। अब आप इक्वेशन की तरह ये जो 1 लाख आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये 2 लाख पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर इस टी की वैल्यू चाहिए, तो इस टी को हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का देखें लॉग ले लिया। अब 2 का जब आप लॉग मालूम करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर से लॉग किस तरह मालूम किया जाता है पीछे क्वेश्चन में मैंने काफी दफा डिटेल से बता दिया, ठीक है। और यहां पर ये जो टी है इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आएंगे। हमने पावर लॉ को यूज करते हुए जो एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही थी टी, इसको हम इस लॉ के शुरू में ले आए, ठीक है। पावर लॉ के बारे में मैंने एक्सरसाइज के शुरू में काफी डिटेल से बताया हुआ है। अब पीछे ये लॉग ऑफ 1.05 इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आप में चूंकि टी की वैल्यू चाहिए तो ये जो वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो यहाँ पर वैल्यू है इस पर ये डिवाइड हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टी इज इक्वल टू 14.198 आ जाएगा। बस इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है। हमारा आंसर जो है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट तक है तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखें अब यहाँ पर अगला हमने 2 डिजिट तक लिखना है तो उससे अगला डिजिट देखें 8 आ रहा है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है, खत्म करना है। तो अब इसकी वैल्यू चूंकि 5 से बड़ी है तो फिर पिछला जो डिजिट है यानी कि दूसरा डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। अगर अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो पिछला डिजिट हम एज इट इज लिखते हैं, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते। लेकिन अब ये अगला डिजिट चूंकि 5 से बड़ा है तो फिर पिछले डिजिट में आपने 1 ऐड कर लेना है। तो 9 में जब 1 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 लग गया, 1 कैरी जाएगा, इस 1 में ऐड होकर उसको 2 कर देगा। तो हमारे पास टी या ईयर की वैल्यू आ जाएगी 14.20। तो इस टाइम में ये वो दौरानिया है जिसके दौरान अब्दुल्ला की जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, इन्होंने हमें यहाँ पर ये एक इक्वेशन दे दी है। हमें इस इक्वेशन में ये जो टी या टेम्परेचर है इसकी वैल्यू ये मालूम करने को बोल रहे हैं और इस एच की वैल्यू ने हमें 500 मीटर दे दी है, ठीक है। और ये टी आई या इनिशियल टेम्परेचर जो है इसकी वैल्यू इन्होंने हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दी है। बस ये वैल्यूज पुट करके हम ये इस टी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज उन्होंने हमें दी थी वो मैंने लिख दी है। टी आई या इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, ये मैंने लिख दिया। एच या हाई की वैल्यू 500 मीटर है, ये दे दी। और टी या टेम्परेचर की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो मैंने जो क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन दी थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एच की जगह मैंने 500 पुट कर लिया, ठीक है। और टी की जगह मैंने 20 पुट कर लिया। अब ये 100 500 में डिवाइड होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो 20 आ जाएगा और ये 0.97 की पावर 5, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.8587 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास ये टी या टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है 2.4 ये कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।